हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ये बात करेंगे क्या, हम लोग इस वाले क्लास में अब बात करने जा रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 13 में, और 13 में हम लोग आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके, एक सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग लिम्पिंग रीजन के और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हाई लेवल के, जिससे थोड़ा सा हमारी और दिमाग खुल जाए। ओके, कुछ आए हुए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जेईई एडवांस में आए हुए हैं। तो देखो 58.8 ग्राम ऑफ K2Cl2 इज रिएक्टेड विथ 7.3 ग्राम ऑफ HCl, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस फॉर्म एज HTP। आपको वॉल्यूम बताना है Cl2 गैस का, HTP कितना बनेगा। पहले क्या बोला है, K2Cl2 क्या बोल रहा है, K2Cr2O7 रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, HCl के साथ, HC ये। तो जाहिर सी बात है Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो HCl के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा। पहले तो उसने बोल दिया Cl2 गैस, तो इसका मतलब Cl2 तो बनना ही है। और थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं, देखो यहाँ पे HCl है और K प्लस Cl माइनस, तो KCl भी बनता पहली बात। ओके, और देखो मैं अभी आपको एक चीज और बोल देता हूँ, क्रोमियम। एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भले 12th वाले बच्चों को पता हो गया, 11th वाले बच्चों को आगे हम लोग इसी मोल कंसेप्ट 2 में पढ़ाएंगे। यहाँ +3, यहाँ +6 आता है, आगे हम बताएंगे। और इस वाले में हम लोग के लिए +6 से +3 में जाता, मतलब क्या बना लेगा, मतलब Cr क्या बना लेता, Cr इसमें CrCl3 +3 हम लोग ये से बना लेगा। और भी कुछ चीजें बन सकती है, क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है, तो क्या बन जाएगी, H2O बन जाएगा। ये है, ये आपके सामने पूरी रिएक्शन क्या है, ये है। अब इसको बैलेंस करते हैं कैसे है। ओके, मान लो 11th वाले बच्चों को अभी ये रिएक्शन थोड़ा सी दिक्कत होगी उनके लिए, लेकिन हम लोग 12th वाले बच्चे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ओके, आप देखो बैलेंस करते हैं। पहले किसको बैलेंस करें, K2, K कितने हैं 2, इधर कितने 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, K बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस कर लेते हैं Cr, कितने Cr है 2, यहाँ कितने Cr है, यहाँ भी 2 कर लिया। इस साइड में 2 Cr है, यहाँ भी 2 Cr, क्रोमियम भी 2 कर लिया। अब बचा किसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 7 है, यहाँ पे करना है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे हैं 14, और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ कितना करना पड़ेगा 14। ओके, +14 है, ये ध्यान रखेंगे, +14 है, ये +14 है, कुछ नया ना समझे, +14। ओके, और देखो अब बचा हमारे पास क्या बैलेंस, Cl क्लोरीन। यहाँ इस साइड में कितने 14 क्लोरीन है, यहाँ कितने हो गए 6, यहाँ कितने हो गए 2, 8 हो गए, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो अपन समझ रहे हैं 6 8 हम लोग कितना 14 हो जाएगा, 8 + 6 कितना 14, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 करेंगे तो 6 हो गया, ये 2 8 हो गया, ये 6, तो कितने हो गए टोटल 14। ये बैलेंस रिएक्शन है, पहले क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से कर रहे हैं। आगे वाले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग वहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, मोल से निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो, तो क्या सबसे पहले किसका हम लोग दिया गया है, कह रहा है 58.8 ग्राम ऑफ K2, तो ये हम लोग कितना है 58.8 ग्राम ऑफ K2, तो मोल बना लेते हैं। तो मोल बनाने के लिए इसके मॉलिक्यूलर मास से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है, तो देखो हमारे पास चाहे तो मैं ऐसा डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो इसकी वैल्यू पूरा है, तो आपको क्वेश्चन में चाहे तो आप एक एक करके निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास। तो देखो K का कितना होता है, K2 है, K का कितना होता है 39, तो 2 बार है 39 हो जाएगा। ओके, प्लस Cr का कितना होता है 52 होता है, K2Cr2, यहाँ K2Cr2O7, तो हम लोग ये पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये K का कितना हो गया 39, 2 बार हो गया, Cr का 52 होता है, ये 2 टाइम्स 2 बार हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 7। ये पूरा अगर आप जोड़ेंगे, तो पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं, चाहे तो देख लेते हैं, इतना तो कर ही डाला, तो ये जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग 78 प्लस कितना हो जाएगा ये
54, ये कितना हो जाएगा 104, प्लस ये कितना हो जाएगा 16, 112 है कि नहीं। ये तो ये आप पूरा जब जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो जब पूरा जोड़ते हैं तो ये आंसर आता है 294। कितना आता है 294, तो 294 आ जाता है, जोड़ते हैं 294, ये तो 294 आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 294, ये डिवाइड कर दिया 294, कितना आ जाएगा, ये इसका जस्ट डबल है, कितना जस्ट डबल, ये देखो ना जस्ट डबल, डबल मतलब है 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है, तो 0.2 हो जाएगा, एक पॉइंट है कि नहीं। इस तरह HCl का 7.3 है, 7.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HCl का, H का 1, इसका 35.5, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 36.5 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा यहाँ, इसका 30, समझ रहे, Cl का कितना होता है 35.5 ऐसे, प्लस कितना हो जाएगा 1 हाइड्रोजन का, तो कितना हो जाएगा, गंदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36.5 डिवाइड कर, ये भी इसका जस्ट डबल ही है, कितना आ जाएगा 0.2। आप इतना छोटी मोटी बातें आप खुद करेंगे, मैं तो समझाते समझाते इसी में, ओके, ये तो दोनों 0.2 ही आ रहे हैं, कितना आ रहा है 0.2 ही आ रहे हैं, ओके। तो आप देख लीजिए ये दोनों, इसका मतलब दोनों खत्म हो जा रहे हैं, यदि इसका मतलब ये क्या है, दोनों लिमिटिंग रीजेंट है, दोनों क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों लिमिटिंग, क्योंकि दोनों खत्म हो रहे हैं, दोनों की इक्वली मोल है, इक्वल मोल, सॉरी एक चीज और थोड़ा सी, अभी तो लिमिटिंग रीजन निकालना है, बाकी रह गया, एलआर की बात कर लें, तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, इसका जो पॉइंट है, इसको ये दिया है, ये बैलेंस करने के बाद इसका जो पॉइंट है 0.2 जो गिवन मोल है डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये पिछले टर्म पे बता चुके हैं, ये कितना आ जाएगा 0.2 ही आ जाएगा, और इसका कितना आ गया 0.2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 14, इसका मतलब HCl क्या है, 14 से डिवाइड करेंगे छोटा आ जाएगा, इसका मतलब HCl क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। LR जो है वो कौन है, हम लोग HCl है, LR जो है वो क्या है HCl है, ओके। तो लिमिटिंग रीजन जो हमारे पास है वो कौन सा है, यहाँ पे LR HCl है, ओके, ये ठीक है। तो HCl यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। चलो, तो HCl क्या हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। और सुनो, तो HCl क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो गया, मतलब रिएक्शन को कौन हैंडल करेगा, इसका मतलब रिएक्शन को हैंडल सिर्फ करेगा कौन, जो लिमिटिंग रीजेंट होता है। ये पहले हमारी बातें हो चुकी है, लिमिटिंग रीजेंट ही हम लोग रिएक्शन को हैंडल करता है। तो निकाल लेते हैं फटाफट जिसका पूछा है, तो यहाँ पे मोल ऑफ Cl2 निकाल लो, मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई कितना, जिसका निकालता है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालेंगे लिमिटिंग रीजन वाले तो उसका नीचे, 14 इनटू कितना कर देते थे, जो वैल्यू होती कितनी है 0.2, 0.2 मतलब 1/5, चाहे चलो 0.2 रखते हैं, कितना 0.2, कितना हो जाएगा, हम लोग ये देख लें, ऊपर बचेगा 0.3, चाहे तो हम लोग 0.3 बचेगा, 0.3, ये कितना यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 7 बचेगा, ओके, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा, हम लोग क्या है, चाहे तो 3/70 आ जाएगा, ओके, 3/70 आ जाएगा, ये हो गया, ओके। देख लो ये मोल आ गया, लेकिन हमको वैल्यूम पूछा है, तो वैल्यूम ऑफ Cl2 निकालना है हमको, B ऑफ Cl2 निकालना है, B ऑफ Cl2 क्या होता है, मोल में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/70 मल्टीप्लाई बाई किससे, हम लोग 22.4 वैल्यूम से 22.4, भैया एक मोल में कितना वैल्यूम होता है 22.4, इतने मोल में कितना होगा तो इतने मोल से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, एक मोल में इतना होता है तो इतने मोल में कितना हो जाएगा, सीधे अपन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ओके। तो समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है, ओके। तो ये जो आएगा आंसर ये लीटर में आएगा, ओके, ये किस में आएगा, लीटर में, देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो मैं एक लाइन का है, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड I2, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड I2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इक्वल वेट, WT मतलब वेट ऑफ जिंक मतलब Zn एंड I2, इक्वल वेट ले रहे हैं जिंक और I2 का, तो बोला है इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड I2, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड I2 रिएक्ट विथ ईच अदर, रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, इक्वल वेट लिए गए हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। आपको पूछ रहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, पूछ रहा है ईच अदर एंड फॉर्म Zn(I2), ये भी बता दे रहा है, एंड फॉर्म्ड Zn(I2), आपको बता रहा है, ये बन जाता है जिंक आयोडाइड। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रीजेंट, कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रीजेंट, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रीजेंट इन लेफ्ट, लिख देते हैं इन लेफ्ट, कितना बचेगा फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन लोग लेफ्ट। ओके, कितना बचेगा, ये बात करना है। देखो बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है इक्वल वेट ऑफ जिंक और I2, ये बोल ही दिया जिंक और I2 आपस में, जिंक है और I2 है, ये रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, Zn(I2), ये बता ही दिया। बैलेंस करना एक लाइन का ही है, खैर भी बैलेंस ही है, बैलेंस करने की जरूरत है। इक्वल वेट लिया गया तो जाहिर सी बात है इक्वल वेट, ये ठीक है, तो इसके भी इक्वल वेट हैं। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, जिंक का 65 होता है, जिंक का 65 होता है, 65 ले लेते हैं। ओके, 65, तो इक्वल वेट अपन इसका मोल निकल गया 65, इसका वेट मोल निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा I2 का, एक I का कितना होता है 127 होता है, एक I का कितना होता है 127, तो 2 I का कितना हो जाएगा, तो 2 I2 का कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं I2 का कितना हो जाएगा, तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, 254, कितना हो जाएगा 254। पहले तो मोल में बना लिया, पहले बैलेंस किया, फिर दोनों का मोल बना लिया, कितने मोल की बने। अब आपको क्या करना है, हमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रीजन। अब पहले तो क्या पता करें, लिमिटिंग रीजन, तो पहले तो एक्सेस रीजन, तो पहले तो क्या पता करें, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन आपको बता ही चुके हैं, तो कैसे लिमिटिंग रीजन करते हैं, आपको ये बात तो बता ही चुके हैं कैसे, उसका हम लोग क्या, उसका मोल, ये कितना मोल है 65, डिवाइडेड बाई स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मोल अपॉन उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 ही है, तो 1 से कोई डिवाइड करने का कोई मतलब है। इसमें छोटा कौन है, ये छोटा है, ये वैल्यू छोटा है, जिसका मतलब I2 जो है यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट है, इसका मतलब जो इसमें छोटा होता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट होता है। I2 क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट। तो इसका मतलब जिंक का निकाल लें, तो कितना यूज हो रहा है वो भी निकाल लेते हैं, जिंक कितना यूज हो रहा है। ये I2 क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट, और ये क्या हो गया, एक्सेस रीजेंट। जिंक क्या हो गया, ER हो गया, एक्सेस रीजेंट हो गया। ओके, ये ER एक्सेस रीजेंट हो गया। तो कितना यूज हो रहा होगा हम लोग पता कर लेते हैं। यूज मोल ऑफ क्या है, मोल ऑफ क्या, यूज मोल ऑफ जिंक, तो कितना हो रहा होगा, यूज का कितना लिखते हैं, तो कैसे निकालते हैं, उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका निकालना जिंक का, जिससे निकाल सकते हैं किससे, I2, क्योंकि I2 लिमिटिंग रीजेंट है, 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, I2 की वैल्यू कितनी है, ये 254। ये तो लेफ्ट कितना बचा, पहली बात तो लेफ्ट मोल कितना बचा, लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट मोल कितना बचा, कुछ नहीं,
तो भाई कितना था पहले, ये इतना था हमारे पास, ये 65 इतना था इनिशियल जिंक, उसमें से ये इतना यूज हो गया, ये बचा कितना 254 यूज हो गया। तो जाहिर सी बात है इतना इनिशियल था, ये इतना यूज हो गया, बचा कितना, इतना बचा। आपने ये भी निकाल लिया, तो लेफ्ट मोल हम लोग पता चल गया था। लेकिन हमको ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेस रीजन इन फ्रैक्शन बताना। उसका फ्रैक्शन जो लिया जाता है किसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, इनिशियल के रिस्पेक्ट। परसेंटेज या फ्रैक्शन अगर बात करेंगे, परसेंटेज 100 से और मल्टीप्लाई करें, जो हम लोग फ्रैक्शन निकाला जाता है इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप जो हम लोग फ्रैक्शन अगर पूछा गया, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रीजन पूछा जाएगा, तो ये कितना फ्रैक्शन अगर बात करें ऑफ एक्सेस रीजन तो क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कितना फ्रैक्शन बचा, ये W/65 माइनस क्या हो जाएगा W/254 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल कितना है 65। ओके, कितना है 65, कितना है W/65, ये दिख नहीं रहा क्या, W/65। ओके, W/65, तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो ये हो जाएगा W/65। ये मतलब कितना हो जाएगा, ये W/65 माइनस कितना W/254 डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना था भाई, एक्सेस कौन है यहाँ पे, एक्सेस रीजन ये है जिंक, इनिशियल कितना है W/65, ये हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन निकल जाएगा, फ्रैक्शन हम लोग, ओके, जो एक्सेस रीजन का कितना फ्रैक्शन हम लोग है, तो ये निकल जाएगा आपके सामने। ओके, शायद यहाँ तक दिख रहा होगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथिलीन, कैलकुलेट, ये कहता है कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन, एक सेकंड गर्मी को चला रहा है, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन, ओके, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, which can be produced by कितना ले रहा, 1 kg of calcium carbide produced by 1 kg of calcium carbide, ये कैल्शियम कार्बाइड से बनता है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा गया है, ठीक है ये क्वेश्चन। कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथीन, ये भी 6 नंबर का पूछा गया था जब जेईई एडवांस का होता था, उस समय 10 नंबर में कट ऑफ जाता था, वो भी आईआईटी रुड़की इन सब जैसे हम लोग मिलते थे, जब आईआईटी बॉम्बे ये सब 10 नंबर ही कट ऑफ होता था उस समय केमिस्ट्री, तब का क्वेश्चन है। देखो ये है कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथीन, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ पॉलीइथीन क्या होता है, पॉलीइथीन कैसे बनता है। तो पॉलीइथीन जैसे हम लोग पहले दिए, हम लोग इथीन का फार्मूला होता है C2H4। ये क्या होता है, जब n मॉलिक्यूल, ढेर सारे मॉलिक्यूल लिए जाते हैं n मान के लिए, इसी n मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना दें, तो C2H4 ये कितना बन गया, n लिख देते हैं, एक मॉलिक्यूल बन गया। कहेंगे मतलब n मोल कंबाइन करके एक मोल बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये क्या है, इथीन इसका नाम है,
और इसका नाम क्या है, पॉलीथीन। चाहे इथाइलिन, ये यहाँ पे इथाइलिन लिख देता हूँ, इसका नाम इथाइलिन है, इथाइलिन, और बन जाता क्या, पॉलीइथाइलिन। ये तो पाइए हम लोग इथाइलिन, इससे क्या बन गया, पॉलीइथाइलिन। अपन किससे बनाना हो तो बाद में हम लोग इसका वेट पूछा पॉलीइथाइलिन का, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमको यहाँ तक आना पड़ेगा। देखो कैसे आते हैं, करते क्या हैं, करते क्या हैं, तो देखो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड 1 kg लिया है, पहली बात तो हम बाद में देखते हैं। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, H2O के साथ, ये बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बनता है पहले कैल्शियम, ये CH2H, एसिटिलीन गैस बनती है, एसिटिलीन, इसका CH2H2 एसिटिलीन गैस बनती है। ओके, और फिर हम लोग क्या होता है, CH2H2 रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से, फिर ये बनाएगा, हम लोग क्या बना लेगा, C2H4 बना लेगा, C2H4। अब ये इथाइलिन बन गया, C2H4 क्या हो गया, इथाइलिन हो गया, इसका नाम क्या है, इथाइलिन। ओके, ये है। अब हम लोग इथाइलिन से C2H4 की रिएक्शन n टाइम्स ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, C2H4, ये n हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीइथाइलिन। ये क्या है, पॉलीइथाइलिन है, ये क्या है, पॉलीइथाइलिन, इसका नाम क्या है, पॉलीइथाइलिन। ओके, हम लोग इसी पॉलीइथाइलिन का ही पूछा सब कुछ, क्या पूछा है, पॉलीइथाइलिन का पूछा है। तो देखा जाए पॉलीइथाइलिन का कैसे निकालते हैं। अब 1 kg आप कैल्शियम कार्बाइड, क्वेश्चन में 1 kg आप कैल्शियम कार्बाइड दिया है, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। देखो कैल्शियम का 40 हो जाएगा, 40 होता है, और ये इसका कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है 24, 40 और 24 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये मोल निकल आया कैल्शियम कार्बाइड का मोल। तो पहली बात तो बैलेंस भी कर ले, पहले तो बिना बैलेंस, पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ कैल्शियम कितने, 2 हैं, 2 हैं, कार्बन कितने, 2 हैं, तो यहाँ 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये 2 बार है, H2O यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 बार हम लोग को H, तो 2 बार यहाँ H2, ये बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं, चलो, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बाइड का मोल कितना बना, कितना है, 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 1 kg है तो उसको ग्राम में बनाएंगे, क्योंकि मोल निकालते वक्त हम लोग गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, ग्राम डिवाइडेड बाई 64 ही हो गया। और ये जब इसका मोल आ गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो मोल आप C2H2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 64 ही हो जाएगा, क्योंकि एक मोल ये है तो एक ही मोल ये बनेगा, तो ये डायरेक्टली हो गया। और ये इतना मोल है सोल्यूशन में, अगर C2H1 कितना मोल है, 1000 डिवाइडेड बाई कितना, 64 है, तो आप इसका निकाल सकते हैं, किसका, इसका मोल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा इसका। तो जाहिर सी बात है ये भी कितना, एक ही बना, एक मोल से एक ही बना, तो इसका भी इतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई कितना, 64, ये भी हो गया। लेकिन हमको इसको थोड़े पूछा है, इसका कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 64। पिछले टर्म पे बताया था कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कशन भी कर रहा था, बस थोड़ा जल्दी हो गया था। ओके, ये 1000 डिवाइडेड बाई 64 इसका पूछा है, इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो अपन क्या है, इसका भी मोल उतना ही होगा, क्योंकि हम लोग n मोल से 1 मोल बना, तो इसका मोल निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं ऊपर। तो इसका मोल निकाल, मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन। तो मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन, मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन क्या हो जाएगा, पॉलीइथाइलिन का मोल। तो देखो इसका मोल निकालना है, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका, इसका n है, n मॉलिक्यूल कंबाइन करके 1 मोल बनाते हैं, n हो गया, इनटू कितना, इसकी जो वैल्यू कितना है, 1000 बाई 64, ये मोल आ गया। लेकिन मोल थोड़े पूछा था क्वेश्चन में, वेट पूछा था, वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन पूछा था। तो वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन का निकालने का फार्मूला क्या, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल इतना गिवन है, ये मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप सोचो इसका कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, ये
4 ये हाइड्रोजन, 4 हो गया हाइड्रोजन और इसका 12 दूनी 24, 14 मतलब 24 प्लस 4 कितना 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 इंटू क्या करना पड़ेगा n से तो मल्टीप्लाई है ना, तो 28 इंटू n हो जाएगा। ये n से कैंसिल हो जाएगा, ये जो आएगा अपन लोग क्वेश्चन में 1000 इंटू 28 डिवाइड बाई कितना 64, तो ये आपका ग्राम आ जाएगा। इतना ग्राम पॉलीइथाइलिन बनेगा, इतने ग्राम आप घर पे पॉलीथीन बने लेके जा सकते हैं, इतना आ जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट को सॉल्व करते, थोड़ा लेवल हाई है इस वाले लेक्चर में, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, देख लीजिए आप एक अच्छे ढंग से। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे POAC। क्या लिखेंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो देखो एटम कंजर्वेशन का मतलब ही है क्या है, हम लोग पहले भी पिछले टर्म में एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर बात कर चुके हैं कि भाई एटम तो पूरे रिएक्शन में क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो कहीं जाएगा नहीं। हम लोग पहले से जानते हैं जो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बल्कि हम लोग क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उस तरह हम लोग मैटर की बात हो रही है, इस तरह एटम, तो एटम जो होगा हम लोग क्या होगा, वो हम लोग कहीं जाने वाला ही नहीं है, बल्कि हम लोग एटम जो होगा एक फॉर्म से मतलब वो पूरी रिएक्शन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो ये हम लोग देखो ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मतलब है एटम कहीं जाने वाला नहीं है। कैसे अप्लाई करते हैं POAC, हम लोग POAC मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं उन रिएक्शन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे कि जहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना या हम लोग बैलेंस ही नहीं कर सकते, ऐसी रिएक्शन हम लोग के पास आएगी, वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हो सकता है कहीं कहीं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मोल कंसेप्ट लगाते हैं, मोल कंसेप्ट से इजीली हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ रिएक्शन में क्या होता है मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, और कुछ रिएक्शन में मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, तो वहाँ पे जो अप्लाई करते हैं क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि मोल कंसेप्ट आप बोलोगे सर आप हर वक्त सीधे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एक ही बार हम बैलेंस कर दो, क्या दिक्कत है, जब एटम ही बैलेंस करना है तो हर एक में लगा दें, क्या जरूरत है मोल, नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम की समस्या है। टाइमिंग का मतलब ये है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो कहीं कहीं टाइमिंग क्या होगा, कहीं कहीं अगर मोल से लगाएंगे तो उसको बैलेंस करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, और कहीं कहीं हम लोग बैलेंस करने में टाइम गंवाएंगे तो क्या है, मोल से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा यूज है। ओके, कई लोग हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं कि कहते हैं कि सर रहने तो मोल कंसेप्ट ही हम लोग सही था, इससे क्यों पढ़ें, लेकिन इसका हम आपको दिखाते हैं कई ऐसे क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं जहाँ पे हम लोग कभी कभी अगर कुछ नहीं बैलेंस आता तो हम लोग क्या है डायरेक्टली POC लगा देते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो POC लगा दो। देखो जैसे हम लोग POC मतलब जैसे हम लोग कैसे POC अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग मान लो कोई हमारे पास C2H6 है, ये कोई रिएक्शन है और कार्बन हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो बनता क्या है CO2 प्लस H2O, ये बनता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि POC जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जही सी बात है, वहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यू लिख रहे हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो वो POC कैसे लगाते हैं, तो हर एक एटम पे लगा सकते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर C एटम पे लगा सकते हैं। कहने का मतलब C एटम जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना प्रोडक्ट साइड में होगा, लगाते हैं। कैसे लिखते हैं, तो ये कैसे लगाते हैं C एटम के लिए, तो जितने ये है, कितने यहाँ पे C है 2, तो ऐसे लिखते हैं 2 इंटू क्या लिखते हैं, किसमें है, मोल ऑफ, क्या लिखते हैं, मोल ऑफ क्या, C2H6, तैसे 2 इंटू क्या हो जाएगा,
मोल ऑफ C2, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, 2 इंटू, चलो पहली बार है तो पूरा लिख देते हैं, क्या लिख देंगे 2 इंटू मोल ऑफ क्या, किसमें है C2H6 में। तो ये हमारे पास C पे लगाए हैं, C यहाँ कितने 2 हैं, क्या लिखेंगे 2 इंटू मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू, यहाँ तो और है नहीं, यहाँ पे है C, यहाँ पे कितने C है 1 है, 1 इंटू मोल ऑफ किसमें CO2। तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ, तो आप देखो हर वक्त जब पीओसी अप्लाई करें तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, सीधे हमको पता है C2H6 रिएक्शन करता O2 CO2 और ये बनता, बस और कुछ नहीं करना आपको। ओके, तो देखो सीधे क्या हो जाएगा 2, इसको 2 इंटू क्या लिख सकते थे, मोल ऑफ क्या हो गया C2H6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ CO2, ये बैलेंस हो गया। ओके, इस तरह हम लोग पीओसी अप्लाई कर देते हैं, किस पे, POAC, और किस एटम पे, H एटम पे, H एटम। तो POAC अप्लाई करते हैं H एटम, तो क्या लिखेंगे H कितने 6 इंटू मोल ऑफ क्या C2H6 में है, तो मोल ऑफ N, मोल है ये N है, मोल है किसमें C2H6 में, इज इक्वल टू H कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितने H है 2 है प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 इंटू किस में है H2O में है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा मोल ऑफ क्या H2O, मोल ऑफ H2O हो गया, ये हो गया। इस तरह हम लोग किस पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं POC हम लोग किस पे अप्लाई कर दें, POAC और O एटम पे अप्लाई कर दिया। O एटम पे क्या हो जाएगा, कितने O है यहाँ पे, ये है तो 2O है, इंटू किस में है O2 में है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे मोल ऑफ O2, 2 इंटू मोल ऑफ O2 क्या लिखेंगे 2 इंटू मोल ऑफ O2, ये मोल है N सिंबल जगह मोल ऑफ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी है इक्वल 2 इंटू मोल ऑफ किस में है CO2, तो मोल ऑफ CO2 प्लस, अभी एक जगह और है यहाँ रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में दो जगह, दोनों जोड़ के होगा, प्लस क्या होगा 1 ही है, एक ही वो है, तो मोल ऑफ क्या H2O, O पकड़ना था, O देखो ना ऑक्सीजन, देखो जो हम लोग जिसकी कर रहे हैं उसी को पकड़ रहे हैं। जैसे पहले हम लोग कार्बन देखा, कार्बन कितने 2 है, किसमें है ये मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट साइड में देखा कितना है 1 मोल है, 1 कार्बन है इंटू किसमें CO2, मोल ऑफ CO2 कर देंगे, हो गया। ये 2 इंटू क्या हो जाएगा मोल ऑफ किसमें कर देते हैं, 2 इंटू मोल ऑफ किसमें है C2H6 में, ये क्योंकि हम लोग ये हमारे पास किसमें है ये C2H6 में, तो 2 इंटू क्या हो गया कार्बन पे ये हो गया, और इधर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें मोल ऑफ CO2 हो गया। अगर हम लोग H पे लगाते हैं कितना 6 है, 6 इंटू मोल ऑफ किसमें C2H6 इज इक्वल टू, यहाँ H कहाँ इसमें पानी में है H2O में है, यहाँ कितना H है 2, तो 2 इंटू क्या लिख देंगे मोल ऑफ क्या H2O। ऑक्सीजन पे अप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन में क्या है रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं, ये कितना है, ये कितना है 2 इंटू क्या है मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ CO2 प्लस 1 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू मोल ऑफ क्या H2O में है, तो ऐसे कर देंगे, POC बैलेंस करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, POC हम लोग अप्लाई करना सीख जाते हैं अच्छे ढंग से, तब क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको एक और सिखा देता हूँ POC अप्लाई करना, फिर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं तब। अच्छा, तो जैसे हम लोग क्या है H2S की रिएक्शन करते हैं, सपोज दैट H2S की रिएक्शन किससे करते हैं HNO3 से, तो बनता क्या है हमारे पास, तो अपन ये थोड़ा सा आपको भले नहीं पता होगा, जैसे हम रिएक्शन करते हैं NO हम लोग बन जाता है, क्या बन जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर NO बन जाता है, और सल्फर प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा H2O, हमारे पास H है और हमारे पास ऑक्सीजन क्या बन जाएगा H2O, ये बनता है। ओके, नाइट्रोजन वाला NO बन गया और समझ लीजिए सल्फर हो गया, और हम लोग क्या बन गया H2O, ये हमारे पास क्या बन जाएगा H2O। अच्छा, तो ये हमारे पास जब बनता है, ओके, अब ये रिएक्शन हमारे पास क्या है अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ रिएक्शन लिख लेना है, बैलेंस नहीं करना, पहली बात फिक्स है।
ओके, अब क्या अप्लाई करते हैं, पीओएसी, हर एक टर्म पे अप्लाई करेंगे, पीओएसी फॉर एच एटम। देखो पीओएसी अप्लाई करते हो तो हम लोग एच एटम, एच कितना है यहाँ पे 2 है, इनटू किस में है H2S में, क्या लिखते हैं 2 इंटू मोल ऑफ H2S, ये मोल है किसमें H2 प्लस अभी इसमें भी है H, क्या लिखेंगे कितने हैं 1 इंटू मोल ऑफ क्या HNO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है तो क्या कितने हैं, यहाँ 2 है तो 2 इंटू हम लोग क्या मोल ऑफ H2, ये हो जाएगा पीओसी लगाते हैं, ये किस पे लगाया हम लोगों ने H पे, फिर अप्लाई कर देते हैं पीओएसी और एस एटम पे अप्लाई कर देते हैं। तो कैसे बनेगा, देखो एस एटम यहाँ पे कितने 1 हैं, क्या लिखेंगे 1 इंटू मोल ऑफ, ये मोल नहीं लिख रहे हैं उसकी जगह सिंबल लिख दे रहे हैं N, मोल ऑफ किसका H2S इक्वल टू, इधर तो है नहीं डायरेक्टली यहाँ पे ही है तो क्या लिख देंगे 1 इंटू मोल ऑफ S, ये हो गया किस पे एस एटम पे हो गया। यहाँ अगला हम लोग और लिख देते हैं, अगला में अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई पीओएसी फॉर किस एटम पे हम लोग ले लेते हैं, S हो गया H हो गया, N पे लगा देते हैं N एटम, अप्लाई पीओएसी फॉर N एटम, तो N एटम में कितना यहाँ पे है इधर तो क्या हो जाएगा एक ही है, क्या लिखेंगे 1 इंटू मोल ऑफ HNO3 में है इज इक्वल टू, यहाँ पे है मोल N1 है इंटू मोल ऑफ क्या NO, और इसी तरह हम लोग ऑक्सीजन एटम पे लगा देते हैं पीओएसी फॉर O एटम, तो क्या है O कहाँ पे है, यहाँ पे है कितने 3 इंटू मोल ऑफ किस में है HNO3 में इक्वल टू, ये हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात क्या लिख देंगे कितने हैं यहाँ पे वो 1 है इंटू मोल ऑफ NO प्लस क्या हो जाएगा इसमें है एक ही वो है इंटू मोल ऑफ क्या H2O, ये आपका पीओएसी हो गया अप्लाई करने का तरीका, देख लीजिए बहुत सिंपल है यार। ओके चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले छोटा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग बड़ा क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है पीओएसी पे कैसे करते हैं। चलो जो पहला सबसे पहले क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ CO 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न इन एक्सेस ऑफ O2, पहला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न, मतलब जलाते हैं, कैल्शियम इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, आपसे कह रहा है डिटरमाइन वेट ऑफ क्या CaO कैल्शियम ऑक्साइड की, ये CaO, ये आपको वेट बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का। हम लोग दोनों से क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन वेट ऑफ CaO फॉर्म भी लिख देते हैं कितना बन रहा है वो, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम को बर्न जलाते हैं, तो कैल्शियम को जलाते हैं Ca, ये कैल्शियम को जलाते हैं किससे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, तो हम लोग CaO बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो पहले हम क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से करते हैं, मोल कंसेप्ट से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप बैलेंस करिए तो कितना यहाँ कर दें 1/2 बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन ये बैलेंस हो गया। तो इसको मोल कंसेप्ट से रिएक्शन को करते हैं, इसका कितना दिया है 1 ग्राम लिखा है, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40,
मोल आ गया 1/40। आप इसका वेट पूछा है तो डायरेक्टली मोल से बहुत सिंपल हो जाएगा। आप सीधे क्या इसका मोल निकाल सकते हैं, तो मोल आप किसका CaO इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन डिवाइडेड बाय इसका इनटू गिवन मोल। देखो ये क्वेश्चन में बोला है ये एक्सेस में है, ये क्या किस में है, एक्सेस में है। क्वेश्चन में ही बोल दिया ये एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, ये LR कौन हो गया, तो LR कौन हो गया, ये CA हो गया। कुछ सीधे हम लोग यही सी बात से CO पता कर सकते हैं, तो इस पर कुछ जरूरत ही नहीं है। तो एक्सेस रीजन हो गया, लिमिटिंग हो गया, सीधे खुद ही बोला क्वेश्चन में इसको क्या एक्सेस में जलाते हैं ऑक्सीजन पे 1 ग्राम ऑफ CA इज 1 इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेस में जलाते हैं तो जल जाएगा पूरा, खत्म हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये एक्सेस हो गया, ये लिमिटिंग हो गया। तो लिमिटिंग मोल पे लगा देते हैं सीधे 1/40 कितना हो जाएगा। अब इसका निकाल रहे हैं CO का हम लोग मोल निकाल रहे हैं, तो 1 अपॉन ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक डिवाइड बाई इसका इनटू क्या मोल आप कितना 1/40, कितना 1/40 ये हो गया, कितना आ गया 1/40। अब वेट पूछा है तो वेट इक्वल टू क्या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब वेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा CO का, इसका कितना होता है 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिला जुला के 56 ये ग्राम आ जाएगा। कुल मिला जुला कितना आ गया 56/40 ग्राम। ओके तो ये तो इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 56/40 ग्राम, ये डायरेक्टली इसका। अब ये क्वेश्चन हम लोग किससे लगाए थे, मोल एनालिसिस से। इसी क्वेश्चन को हम लोग POAC से लगाते हैं, क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से लगाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से लगाते हैं, POAC फॉर। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को POAC से अप्लाई करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, कैल्शियम रिएक्शन करता है O2 से, बनता क्या है CO, बैलेंस नहीं करना है। POC अप्लाई करते हुए अनबैलेंस इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, या रिएक्शन लिख दिया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना आपको, ये अनबैलेंस है। अब POC हम लोग किस पे लगा सकते हैं, इसको बोल दिया एक्सेस में है, खुद ही बोल दिया, लिमिटिंग रीजन ये है, LR है। अब जैसी बात इसका क्या लगा दें, हम लोग POC लगा देते हैं, तो इसका मोल, तो जाहिर सी बात है इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल अगर हम बात निकालें तो कितना मोल हो जाएगा, इसका कितना ग्राम दिया 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40 मोल निकल आया। अब हम POC किस पे एटम पर लगा दें, ये तो पूरी तरीके से ये एक्सेस में ऑक्सीजन है तो यही बचा है लिमिटिंग रीजन, तो POC उसी पे लगाएंगे, एक्सेस पे थोड़े लगेगा, तो एक्सेस पे नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, लिमिटिंग है, क्योंकि वो पूरे तरीके कन्वर्ट हो जाए, कंजर्व होने, रिएक्टेंट पूरी तरीके से किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया, कंजर्व हो गया। कंजर्व मतलब ये रिएक्टेंट एटम क्या रहेगा, पूरी तरीके से इसमें चला जाएगा। ओके, तो अपन उसी एटम पे POC अप्लाई करेंगे जो पूरी तरीके से क्या कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब ये तो इसमें क्या पता ही नहीं कितना हम लोग जा रहा कितना नहीं जा रहा, इस पे नहीं लगा सकते, इस पे लगा सकते हैं, तो जो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा तो POAC लगा देते हैं, अप्लाई फॉर POAC फॉर किस एटम पे, CA एटम पे। तो CA एटम पे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, CA एटम, तो CA एटम पे लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, तो CA कितना 1 इंटू मोल ऑफ क्या CA इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू प्रोडक्ट में क्या है मोल ऑफ CaO, 1 इंटू मोल ऑफ CaO कितना है, तो जाहिर सी बात 1/40 इज इक्वल टू 1 इंटू इसका मोल निकल गया क्या NCO। तो ये हम लोग यहाँ से मोल आ गया किसका, तो मोल ऑफ CaO आ गया कितना, कैल्शियम अगर बात करेंगे कितना आ गया 40 आ गया, 1/40 आ गया। तो मोल आ गया, वेट भी निकाल सकते हैं, मोल ऑफ CaO, वेट ऑफ CaO कितना मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका 40 होता है, O का कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 56। तो दिस आंसर बोथ आर सेम। तो पिछली बार जो आंसर निकाला था वो भी वही आया है, इस बार भी वही आंसर आया है। ओके,
तो आप एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है चलो यहाँ पे लिख लिया ना ऐसे। जैसे हमारे पास है ये क्वेश्चन, देखो अब जैसे हम लोग मूल कंसेप्ट, तो मान लो मैंने कंपेयर किया, अब पीओएसी के कहाँ लगाने की जरूरत पड़ती है उसको देखते हैं, कहाँ पे लगाना पड़ जाता है, मजबूरी कहाँ बन जाती है उस पे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 27 पॉइंट कितना है 6 ग्राम ऑफ K2 Cr2O7। हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहा है, 27.6 ग्राम ऑफ K2 Cr2O7। ओके, इज ट्रीटेड with क्या है, treated with a series of reagent, मतलब पता नहीं कितने रीजन से ट्रीट किया जाता है, reagent पता नहीं कितने रीजन से पास किया जाता है, treated with a series of reagent so as to convert, बताता so as to convert all of its कार्बन, सारे कार्बन के all of its कार्बन into, इसमें कार्बन ये प्रोडक्ट दिया कार्बन, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है K2 थोड़ा सा बड़ा है Zn3 FeCN6 ये 2 ऐसे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट, लिखा ये बात सुन लो, इतने ग्राम ऑफ K2 हम लोग ये है ट्रीटेड विथ ए सीरीज ऑफ रीजन, बहुत पता नहीं कितने रीजन, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन इनटू दिस, इसमें कन्वर्ट हो जाता है दिस प्रोडक्ट में, इनटू ये प्रोडक्ट आपको दे दिया, किसमें कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इनटू दिस। ठीक है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट, क्या कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है, कह रहा K2 Cr2O7 ले गया, K2 Cr2O7 है, अब ये पता नहीं कितने रीजन से पास किया गया, ये पता ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट में किस में कन्वर्ट कर दे रहा है K2 Zn3 FeCN6 इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, इस टाइप का कंपाउंड में कन्वर्ट कर, खूब बड़ा से लंबा चौड़ा, ये ढेर सारे पता नहीं कितने हम लोग इनफाइनाइट रीजन पास किया, ये नहीं पता है कितने रीजन पास किया है। ओके, ये पता नहीं कितने रीजन से पास किया, डैश डैश डैश। ठीक है, आप समझ रहे नहीं है, ऐसे बीच बीच में डैश डैश डैश, पता नहीं कितने रीजन से पास किया है, ये नहीं पता है। ओके, तो ये बन जाता है। अब ऐसी रिएक्शन तो आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, अब इसके रिएक्शन के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी मजबूरी है, आप इस क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, और बैलेंस नहीं कर पाओगे तो मोल कंसेप्ट कभी अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, और अप्लाई मोल कंसेप्ट नहीं, इसीलिए पीओएसी पढ़ाना जरूरी पड़ जाता है। कई टीचर बोलते हैं कि हमको सर पीओसी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, कुछ होता भी नहीं है, बहुत सिंपल, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा कठिन एग्जाम हुआ तो हम पीओसी आपका, हम आगे आपको ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो शुरुआत किया है पीओसी का। ठीक है, तो हम लोग कई क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा पीओसी कैसे अप्लाई करते हैं हर वक्त। तो देखो, तो इतने ग्राम K2 हम लोग, ये जही सी बात, इतना ग्राम दिया है तो इसका हम पहले क्या निकाल लें, हम किस पे एटम पे लगा देते हैं, ये बोला है, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दिया है उसने, क्या है
रीजन सो ये ढेर सारे तो K2 Cr2 7 इसमें किया है, Cr है, इतना ही ये भी है, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ इट्स कार्बन, ठीक है, इसमें ये बोला है एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, K2CO3 है, क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, K2CO3 है, बाय मिस्टेक ये है K2CO3 है, ठीक है, ये है K2CO3, सॉरी क्या है K2CO3 है, ओके, ये नहीं बनेगा नहीं Cr से, ओके। इतने मतलब 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 is treated with a series of reagent so as to convert all of its carbon, कितना लिखा दिस, कैलकुलेट बेटा प्रोडक्ट, आपका इसको ये प्रोडक्ट का वेट बताना है, ओके। तो ये अब ये उसने बोला है कि सभी कार्बन क्या है कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, कन्वर्ट हो जाते हैं इस वाले में, तो मतलब आप जो इनिशियल कार्बन लिए थे वो सारे कार्बन कन्वर्ट किस पे हो गए, प्रोडक्ट में, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अप्लाई किस पे करेंगे, POAC कार्बन एटम, ओनली किस पे लगा सकते हैं, सिर्फ कार्बन, क्योंकि कार्बन एटम ही कंजर्व है और किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, तो आप POC किस पे लगाएंगे, कार्बन एटम पे अप्लाई कर देंगे, POAC फॉर C एटम, तो C एटम यहाँ पे कितना 1 इंटू मोल ऑफ क्या K2CO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं कार्बन, कितना होगा यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 12 इंटू मोल ऑफ किसका K2 ZN3 FeCN6, ठीक है, और ये मोल, तो 12 इंटू है, ये 12 है, कुछ नहीं यहाँ पे भैया 1 है। अब देखो वेट कितना दिया है 276 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, इसका 39 हो जाएगा, 2 डबल कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, है कि नहीं, और 78 कार्बोनेट का कितना 12, 78 और 12 कितना हो जाएगा 90, और 90 और ये कितना, ये हमारे पास 48, तो 90 और 48 जब जोड़ेंगे तो अपन समझ रहे हैं, तो ये हम लोग इसीलिए डबल ही दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 48 मतलब 8 हो जाएगा, और हमारे पास 9 1 कितना हो जाएगा 138, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 138, इसका जस्ट डबल है, आप देख लीजिए इसका ये क्या है, जस्ट डबल है, तो डबल है तो कितना आ जाएगा 0.2, ये मोल हो गया 0.2 मोल हो गया, तो इसका मतलब ये 0.2 मोल हो गया इधर, ठीक है, डायरेक्टली इतना ही रहने देते हैं, कितना हो गया 0.2 आ जाएगा, इक्वल टू दिस 12 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो इतना बड़ा कंपाउंड का क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट निकालने के, या तो आप निकालो, जिंक का 65 होता, के का 39, Fe का कितना होता 56, C का कितना होता, सब निकालना आपको सिखाई दिया हूँ, तो मैं डायरेक्टली हमारे पास है तो वो वैल्यू हमारे पास है, डायरेक्टली रख लेता, 697 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे K2 ZN6 कितना है 697 है, ये आप ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे, यहाँ पे आंसर हम लोग जो आ जाएगा, इससे वेट आप निकाल लोगे, तो वेट यहाँ निकाल लेते हैं, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट इक्वल टू आ जाएगा, वेट किसका, इसका, इस कंपाउंड का पूरा वेट, तो वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0.2 इंटू कितना हो जाएगा, चाहे तो 697 है कि नहीं, ये 697 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो आप जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में, आप जो आंसर आ जाएगा उसको किस में बना लेंगे, ग्राम में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके, कर लेंगे ना, ओके। तो ये अपन लोग क्या है, तो ये इतना हम लोग आज के रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन और ढेर सारे करेंगे, अभी तो शुरुआत किया हूँ, POAC के हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन और करेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।